नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं काविश अजीज़ और आप देख रहे हैं द न्यूज़ बास्केट.in। मेरी स्क्रीन पर ये तस्वीरों आपको नज़र आ रही हैं। एक के बाद एक तस्वीरें देखिए और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये तस्वीरें देखकर लग रहा होगा कि ये तस्वीरें फ़िलिस्तीन गज़ा की तस्वीरें हैं, लेकिन नहीं, ये तस्वीरें गज़ा की नहीं। और कोई भी इन तस्वीरों को देख करके पहली बार में धोखा खा सकता है और जब तक कि उन्हें बताया ना जाए तब तक उन्हें यकीन भी नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में गज़ा ही इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर इस तरह की तस्वीरें मौजूद हैं, जहाँ के लोग सड़क पर रहने को मजबूर हैं। लेकिन ये तस्वीर गज़ा की नहीं है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ये तस्वीर इज़राइल की है तो क्या आप यकीन करेंगे? आप तक ये ख़बर शायद ना पहुँची हो, इसलिए यकीन करना मुश्किल है। इसलिए मैं एविडेंस के साथ यहाँ बैठी हूँ, आपको वीडियोस दिखाऊंगी, फ़ोटोज़ दिखाऊंगी, ताकि आप मेरी बात का यकीन कर सकें। तो ये तस्वीरें जुमे की रात की है, यानी कि परसों रात की है, जब ईरान ने इज़राइल पर हमला किया। जी हाँ, ईरान ने इज़राइल पर हमला किया और इज़राइल की जो राजधानी है तेल अवीव, उसकी ये तस्वीरें हैं जो बिल्कुल गज़ा में तब्दील हो गई। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। इनफैक्ट इज़राइल में भी जो लोग रहते हैं, जो इज़राइली हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे यही लिखा कि ईरान हमें गज़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ईरान परसों से हमलावर है और ईरान ने इस बात को साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आप गज़ा पर हो रहे हमले को लेकर, गज़ा में हो रहे औरतों, बच्चे, बुज़ुर्गों के नरसंहार पर खामोश थे, तो आपको कोई हक़ नहीं है कि आप हम पर उंगली उठाएं। और उससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात आपको मैं बताऊं कि ईरान ने जो हमला किया वो इतना ख़तरनाक हमला था कि इज़राइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को इज़राइल छोड़कर भागना पड़ा। कहाँ भाग गए? ग्रीस भाग गए। अपनी आवाम को यतीम करके ग्रीस भाग गए। उनका बेटा पहले से ही मियामी में भागा हुआ है, वहाँ रह रहा है, जिसकी तस्वीरें अक्सर आती है वैकेशन एंजॉय करते हुए। मतलब आपने अपने मुल्क की आवाम को जंग में झोंक दिया और ख़ुद आप भाग गए। तो अब वो हाल हो गया है। ईरान इतना ज़्यादा हमलावर हो चुका है जिसका लोगों ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा। आप सोचिए, इज़राइल इस बात का दावा करता था कि दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो उसकी सिक्योरिटी को भेद सके। जितनी तकनीकी से लैस हथियार उनके पास हैं, ईरान के पास शायद उतना कुछ नहीं है, लेकिन ईरान के पास जिगरा था। और जब दुनिया के 56 इस्लामिक मुल्क जब अमेरिका के सामने अपनी तशरीफ़ पेश कर रहे थे, तब एक 86 साल के बुज़ुर्ग आयतुल्लाह ख़ामनेई ने यह फ़ैसला किया कि हमें लड़ना है, हमें झुकने से बेहतर है कि हमें लड़ना होगा। और इसीलिए उनके लिए पूरी दुनिया में वो लोग जो अमन पसंद हैं, रिस्पेक्ट, इज्जत इतनी बढ़ गई जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। हर आदमी अपने सोशल मीडिया पर, हर आदमी, वो आदमी जो इंसानियत के साथ खड़ा है, वो ये लिख रहा है, ह्यूमैनिटी स्टैंड्स विद ईरान। अच्छा, मैं आपको आज कुछ बहुत सारे अहम पॉइंट्स, मेरी बात सुनते रहिए और ये वीडियोस वगैरह आप देखते रहिए। मैं आपको कुछ बहुत अहम पॉइंट्स आज बताने जा रही हूँ। मैं एक रिसर्च कर रही थी इसी को लेकर के, ईरान, इज़राइल, गज़ा और जो जंग चल रही है, ख़ास तौर से इज़राइल जिसने पूरा जंग का माहौल बना रखा है, दुनिया में किसी को सुकून से बैठने नहीं देता है। तो उसके पीछे का रीज़न अल जज़ीरा में मैंने पढ़ा, अरब न्यूज़ में मैंने पढ़ा कि बेंजामिन नेतन्याहू पर इतने सारे केस हैं कि खुद को बचाने के लिए, पावर में रखने के लिए उन्होंने लोगों को इस तरह जंग में उलझा रखा है। बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर इज़राइल के लोग सड़क पर उतर चुके थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी कुर्सी ख़तरे में थी। तो मैं आपको सिलसिलेवार तरीक़े से ये बता देती हूँ कि आखिर बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर किस तरह के केसेस हैं, क्यों वो जेल जाने से बच रहे हैं। उन्हें ये पता है कि जिस दिन ये जंग ख़त्म हुई उस दिन वो जेल की कोठरी में चक्की पीसेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताती हूँ। अरब न्यूज़ के लिए डॉक्टर दानिया खतीब लिखती हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद को बचाने के लिए सिस्टम में शक्ति संतुलन को बदल दिया और गज़ा में
युद्ध होने के पहले साल में उन्होंने एक विधेयक पेश किया था जिसमें सरकारी फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी को हटाने की मांग की गई थी। इस बात को लेकर इजराइल की राजधानी तेल अवीव में लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। और जब इजराइल की जनता वहां पर प्रोटेस्ट कर रही थी तो वहां पर ऑपोजिशन के जो लीडर्स थे, जो वहां कोर्ट में बैठे हुए जजेस थे या जो सामुदायिक नेता थे, उन सब लोगों ने जनता को समर्थन दिया, जिसके बाद ये प्रोटेस्ट बढ़ता चला गया और लोगों ने नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग कर दिया। लेकिन उसी दौरान 7 अक्टूबर को फिलिस्तीन की तरफ से हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया और नेतन्याहू को सत्ता में बने रहने का एक बहाना मिल गया। हालांकि इस बात को भी लेकर के इजराइल की जो जनता थी उसने विरोध प्रदर्शन शुरू किया और ये कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से भी इजराइल बहुत कमज़ोर हुआ है। नेतन्याहू अपनी जनता को ढंग से सुरक्षा भी प्रदान नहीं कर पाए हैं, जिसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने जो इर्द गिर्द जो लोग थे उन सब पर इल्ज़ाम लगा दिया और अपने पावर को बरकरार रखा। नेतन्याहू इतने कमजोर हो गए कि ये कहा जाने लगा कि अगर इजराइल में अभी इलेक्शन करा दिया जाए तो नेतन्याहू की सरकार चली जाएगी। पहला जो इल्ज़ाम है बेंजामिन नेतन्याहू पर वो उनकी पत्नी के हवाले से है। उनकी पत्नी सारा के ऊपर आरोप है कि उन्होंने एक राजनीतिक एहसान के बदले हॉलीवुड के एक निर्माता हैं अर्नोन मिल्टन और ऑस्ट्रेलिया के एक व्यवसायी हैं जेम्स पैकर, उनसे कुछ बहुत ही कीमती तोहफे लिए और उसके बदले में उन्होंने कुछ उनको पॉलिटिकल उनकी हेल्प किया है। और इस घटना के बाद बेंजामिन नेतन्याहू पर विश्वासघात और धोखाधड़ी का आरोप लगा है, जिसके बदले में 3 साल की सजा है। और चूंकि ये एक तरीके की रिश्वतखोरी है तो इसके बदले में 10 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। दूसरा आरोप ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू पर एक प्रतिद्वंदी समाचार पत्र के विकास को धीमा करने वाले कानून के बदले में अनुकूल कवरेज के लिए इजराइल के प्रमुख दैनिक येदिओत एहरोनोत के साथ बातचीत करने का आरोप लगाया गया है और इस मामले में उन पर धोखाधड़ी और विश्वास के उल्लंघन का भी इल्जाम लगाया गया है। तीसरा जो आरोप है वो ये है कि नेतन्याहू पर इजराइल की प्रमुख दूरसंचार कंपनी बेज़िक टेलीकॉम इजराइल को नियामक एहसान देने के लिए अभियोग लगाया गया है। बदले में बेज़िक के पूर्व अध्यक्ष द्वारा नियंत्रित एक समाचार वेबसाइट पर उनका और उनकी पत्नी का सकारात्मक कवरेज किया गया है। धोखाधड़ी और विश्वास के उल्लंघन के अलावा नेतन्याहू पर इस मामले में रिश्वतखोरी का भी इल्ज़ाम लगाया गया है। तो चूंकि देखिए हमारे देश में बड़े बड़े नेता मंत्री तमाम तरह के भ्रष्टाचार करते हैं लेकिन वो जेल नहीं जाते हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में आज भी कानून, नियम, कोर्ट, पुलिस सर्वोपरि होता है। चाहे वो कोई बड़ा राजनेता हो, चाहे कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, अगर उसने गलती किया है तो उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। लिहाजा बेंजामिन नेतन्याहू को ये तो पता है कि जिस दिन मेरे हाथ से पावर गया उस दिन मैं जेल की कोठरी में चला जाऊंगा। लिहाजा उन्होंने अपने आप को खुद बचाने के लिए, उनको ये पता था कि जिस दिन मैं सत्ता से बाहर चला गया, जिस दिन मेरे पास से पावर चली गई, उस दिन मैं जेल चला जाऊंगा, इसलिए उन्होंने जंग को बरकरार रखा और पूरे इजराइल को जंग की आग में झोंक दिया। जो भी फिलिस्तीन का समर्थन करता है उसको वो अपना दुश्मन मान लेते हैं और यही वजह हुई कि जब ईरान को इजराइल ने लाल आंखें दिखाने की कोशिश किया तो ईरान ने साफ कर दिया कि झुकने से बेहतर है लड़ना, हमें कमज़ोर न समझा जाए। और यही वजह रही कि परसों यानी जुमे की रात से ईरान ने इजराइल की राजधानी पर इस कदर बमबारी किया कि वहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा लोगों को बंकर में शिफ्ट करना पड़ा। 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, 14 लोगों के मरने की सूचना है, 50 से ज़्यादा लोग लापता हैं। और इजराइल में बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन इजराइल कभी अपनी कमज़ोरी को मीडिया तक पहुंचने नहीं देता है। ये तो सिर्फ एक छोटा छोटा आंकड़ा अंदाज़ा लगाया गया, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं उससे उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इनफैक्ट इजराइल की जो जनता है वो सड़क पर निकल करके चिल्ला रही है, क्योंकि उन लोगों को भी नहीं पता था कि इतना बड़ा हमला होने वाला है, वरना शायद वहाँ के लोगों को शिफ्ट कर दिया गया होता। लेकिन जब हमला पहले दिन हुआ तो उसके बाद दूसरे दिन लोगों को बंकर में शिफ्ट किया गया और ख़ुद बेंजामिन नेतन्याहू
इज़राइल छोड़ करके ग्रीस भाग गए हैं और अब उन्होंने अमेरिका से मदद मांगी है और ये कहा है कि वो अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ खड़ा हो। जिस दिन ईरान ने हमला किया था तो हमला इतना बड़ा हमला था कि डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के किंग सलमान को फ़ोन किया था कि मध्यस्थता करें और इस जंग को ख़त्म करवाएं। अब ईरान इज़राइल पर हमला करना कब बंद करेगा, इज़राइल बदले में ईरान के साथ क्या करेगा, बहुत दिन से ये जंग चल रही है। हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।